हेलो। आज हम जानेंगे सेल सिग्नलिंग क्या होता है। सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं या फिर अपने नियर बाय एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल के कम्युनिकेशन प्रोसेस को या कम्युनिकेशन सिस्टम को ही नाम दिया जाता है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मेनली दो टाइप की हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि क्या दोनों सेल्स का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है। तो एक तो हो गया सेल सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट एंड अदर इज सेल सेल कांटेक्ट इंडिपेंडेंट। सेल सेल कांटेक्ट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर सेल का कांटेक्ट जो डिपेंड करता है और सेल का जो कांटेक्ट है वो डिपेंड नहीं करता। तो सेल टू सेल कांटेक्ट अगर डिपेंड कर रहा है तो ये सेल बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये हमारी सिग्नलिंग सेल है और ये है हमारी टारगेट सेल, ठीक है, तो यहां से एक केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस किया जाएगा जो एडजेसेंट वाली इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इसको नाम दिया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल। तो ये यहां से डायरेक्टली क्या करेगा, इसको अटैच कर देगा। तो अगर ये सेल आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट है तो ये इसका एग्जांपल हो जाता है सेल टू सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट वाला। ठीक है, इसका जो सबसे क्लासिकल एग्जांपल है वो है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। ठीक है, डेल्टा नॉच पाथवे या डेल्टा नॉच मैकेनिज्म सबसे ज्यादा कॉमन इसका एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं सेल सेल कांटेक्ट इंडिपेंडेंट की। अच्छा, एक और चीज, ये जो सेल सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट है इसको जक्स्टाक्राइन नाम भी दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज जक्स्टाक्राइन। अब सेल टू सेल जो कांटेक्ट इंडिपेंडेंट है ये होते हैं मेनली तीन टाइप के। सबसे पहले इसमें ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है कि ये जो सेल है ये खुद एक मैसेंजर प्रोड्यूस करती है या सिग्नल प्रोड्यूस करती है और ये सिग्नल प्रोड्यूस करके इसी सेल को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अगर सेल खुद ही सिग्नल प्रोड्यूस करके खुद को ही एक्टिवेट कर लेती है तो उसको ऑटोक्राइन कहा जाता है। ऑटोक्राइन का मतलब, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी टी सेल्स का। टी सेल्स क्या करती है, इंटरल्यूकिन सेकंड प्रोड्यूस करती है। ये एग्जांपल हो जाता है हमारे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का। दूसरा एग्जांपल होता है पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है कि जो सेल है ये नियर बाय सेल्स को क्या करती है, सिग्नल प्रोड्यूस करती है। लाइक ये हमारी सेल होगी सिग्नलिंग सेल, इसके अंदर से केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब ये जो केमिकल्स है ये टारगेट जो सेल्स हैं ये इसके नियर बार होंगी। ठीक है, ये आसपास की जो सेल्स है इनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो ये इसको टारगेट कर देगा या इसको तो नियर बाय सेल्स को अगर टारगेट किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है पैराक्राइन। एंड लास्टली एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि जो हमारी टारगेट सेल है ये सिग्नल प्रोड्यूस करती है। ये सिग्नल जो होता है ये हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन हमारे ब्लड के साथ फ्लो करता है और फिर हमारी जो टारगेट सेल है इसे आके मैसेज कर देता है। तो ये कुल मिला के इस तरीके का जो है सेल सिग्नलिंग हम लोग देखते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भी जो है काफी पाया जाता है। ऑटोक्राइन मतलब खुद से ही आ रहा है, जैसे टी सेल्स का हो गया। पैराक्राइन जो होता है, पैराक्राइन मतलब नियर बाय सेल्स का। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है सिनेप्स। सिनेप्स, सिनेप्स में क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है लाइक एसिटाइल कोरिन, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जंप करता है ताकि सिग्नल आगे पहुंच सके। ये एग्जांपल बन जाता है हमारे पैराक्राइन सिग्नलिंग का। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ई लिखा है, अगर लिखा है साइनेप्सिस तो ये प्रोसेस ही जो है बिल्कुल अलग बन जाती है। एक ई की वजह से और आई की वजह से कई बार क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ये साइनेप्स न्यूरॉन के जंक्शन को कहा जाता है और ये साइनेप्सिस प्रोसेस होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज जो है वो नहीं होना। और ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे हॉर्मोन्स का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स की। सिग्नल मॉलिक्यूल्स, सिग्नल मॉलिक्यूल्स इनको आप लिगेंड भी कह सकते हो। सिग्नल मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स ये कुछ बायोकेमिकल मैसेंजर्स होते हैं। बायोकेमिकल मैसेंजर्स जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल ट्रांसमिट करते हैं। इन ट्रांसमिशन की वजह से सेल अल्टीमेटली ग्रोथ कर सकती है,
सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो सकता है या फिर जीन एक्सप्रेशन हो सकता है। तो सेल सिग्नलिंग जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है उन मॉलिक्यूल्स को सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जो ऐसे बायोकेमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं। इनकी वजह से फाइनल जो रिजल्ट होते हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म या जीन एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से ये होंगे। तो डिपेंड करता है इनकी लोकेशन। ठीक है, तो हम सिग्नल मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अलग अलग बेसिस से। सबसे पहला जो इसका बेसिस है वो है इनकी लोकेशन। सबसे पहला बेसिस है इनकी लोकेशन की। लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये कितने तरीके के हो सकते हैं। या तो ये सरफेस बाउंड हो सकते हैं, या फिर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो सकते हैं। सरफेस बाउंड या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है इनका ओरिजिन, या ये कितना डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं। ओरिजिन या फिर डिस्टेंस, तो इसमें तीन कैटेगरी आ सकती है। एंडोक्राइन, ये बनते कहीं और है, काम कहीं और जाके कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल हम जानते हैं हार्मोन्स होता है। ये हो सकते हैं ऑटोक्राइन, मतलब खुद ही जिस सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को ही सिग्नल करने लग रहे हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है साइटोकिन्स। इसके अलावा पैराक्राइन्स। पैराक्राइन्स होते हैं जो नियर बाय सेल्स को मतलब सिग्नल कर रहे होते हैं, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर। तीसरे और आखिरी ये होते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी या फिर इनका केमिकल नेचर कैसा है, अपने सॉल्युबिलिटी और केमिकल नेचर के बिहाफ पे हम इनको क्लासिफाई करने वाले हैं कि ये पानी में घुल सकते हैं या लिपिड में घुल सकते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल हुए तो इसका मतलब ये लिपिड इनसॉल्युबल हो जाएंगे, और अगर ये लिपिड सॉल्युबल हुए तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। अब वाटर सॉल्युबल को आप लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक या लिपोफोबिक। सेम इनको हम लिख सकते हैं लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। अब ये जो लिपिड इनसॉल्युबल है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है एंटर नहीं करते, ये सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे, डू नॉट एंटर्स सेल। ये बाइंड हो जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ ही, बाइंड टू मेम्ब्रेन। बट ये जो लिपिड सॉल्युबल है ये सेल के अंदर चले जाएंगे, दे क्रॉसेस सेल। ठीक है, ये जो है सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा जाकर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो रिसेप्टर होते हैं या तो साइटोसोल के अंदर होते हैं या न्यूक्लियस के पास होते हैं। इसके अलावा कुछ लिपिड सॉल्युबल ऐसे भी होते हैं, कुछ लिपिड सॉल्युबल ये मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सारे लिपिड सॉल्युबल है तो सेल को क्रॉस करके ही काम करेंगे अपना। कई सारे ऐसे भी हैं कि है तो वो लिपिड सॉल्युबल पर वो मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही क्या रह जाते हैं, अटैच रह जाते हैं। ऐसे कुछ के एग्जांपल्स हम देखते हैं। इनमें कुछ के एग्जांपल है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। इन सबको कलेक्टिवली इकोसनोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए एक बार इनका फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो फटाफट से हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स का हम एक ले लेते हैं क्विक समरी या क्विक रिव्यू। ठीक है, तो सिग्नल मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि ये परफॉर्म क्या करने वाले हैं, इस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। अगर ये परफॉर्म करने वाले हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग या फिर ये परफॉर्म करने वाले हैं इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग। इंट्रा सेल्यूलर मतलब इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो इंट्रा सेल्यूलर जो सिग्नलिंग है ये जो भी मॉलिक्यूल कर रहा होगा हम उस मॉलिक्यूल को सीधा एक नाम दे देंगे और वो नाम है इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। बाकी इसका जो केमिकल नेचर है वो
लिपिड सोल्यूबल भी हो सकता है तो लिपोफिलिक कह देंगे, और वाटर सोल्यूबल हो सकता है तो उसको हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। लिपिड सोल्यूबल पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, और जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो लिपिड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के काम करते हैं। इसको भी हम दो अकॉर्डिंग वाइज बांट देंगे, डिपेंड करता है कि ये सिक्रीटरी मॉलिक्यूल है या फिर ये मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर ये सिक्रीटरी मॉलिक्यूल है तो ये परफॉर्म करेगा सेल सेल कांटेक्ट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग। तो जितने भी सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी सभी सेल सेल कांटेक्ट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग का काम कर रहे होते हैं, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये परफॉर्म करते हैं सेल सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकते, ये भी लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अभी बस हम इनके फंक्शनिंग की बात करते हैं कि ये सिक्रीटरी है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड। सिक्रीट इंडिपेंडेंट काम करते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग का काम करते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे जक्स्टाक्राइन, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। इसके अंदर हमारे बचे हुए तीनों आ जाएंगे, एंडोक्राइन लाइक हमारे हॉर्मोन्स, ऑटोक्राइन, और आते हैं पैराक्राइन। पैराक्राइन जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो ये कुछ चीजें थी हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। तो हम बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो सेल की सरफेस पर होते हैं। ठीक है, अब ये सेल की सरफेस पर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी ये हो सकते हैं। इनसे जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं या जो लिगेंड्स हैं वो रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, और जब इनकी बाइंडिंग होती है तो ये एक सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो भी सेल का मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, उसको इनिशिएट करवाते हैं। तो हम रिसेप्टर्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि इनकी एक्चुअली लोकेशन क्या है, ये इंट्रासेलुलर है या फिर ये सेल सरफेस वाले हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर मौजूद होंगे, या तो साइटोसोल के अंदर होंगे या न्यूक्लियस में होंगे। ये सेल की सरफेस पर ही होते हैं। ज्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन के या डिराइव्ड प्रोटीन के मेनली बने होते हैं। अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर्स की, तो अगर ये हम अपनी सेल कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कोई भी हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल है जो आ रहा है किसी कैरियर प्रोटीन के साथ, तो ये इसको यहां पर ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के बाद ये हमारी सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर कर देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये लिपोफिलिक है। हमारी मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, इसलिए डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर जो है कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसको रिसीव करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर बैठा होगा, और ये या तो फिर आगे न्यूक्लियस के अंदर अटैच हो सकता है, हमारे डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है, और अपनी जो सिग्नलिंग प्रोसेस है उसको इनिशिएट करवा सकता है। और अगर हम वही बात करें हमारे सेल सरफेस वाले की, तो जो सेल सरफेस है इसका रिसेप्टर हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास ही जो है लोकेटेड होता है। तो कोई भी जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिग्नल के वो हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक मींस वो लिपोफोबिक होंगे। तो इनके जो है रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के पास मौजूद होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते। हमको सिर्फ ये कुल मिलाकर दो टाइप के रिसेप्टर्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले हम इन रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं। इनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है ऐसे नहीं कि सारे ही स्टेरॉइड होंगे, ये स्टेरॉइड भी हो सकते हैं और नॉन स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेंगे हार्मोन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स या फिर नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का जो एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं वो हो सकते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड्स या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये जो दोनों हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन स्टेरॉइड है इसमें हम लिख सकते हैं थायराइड। इन सब का जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ये जो ज्यादातर है ये न्यूक्लियस के अंदर ही जाकर अपना काम करते हैं, इसलिए इनकी जो मेजर क्लास हम पढ़ने वाले हैं, तो जो इनको कह सकते हैं वो हम इनको नाम दे सकते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, क्योंकि इन सबके ज्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। अगर हम बात करें इनके मैकेनिज्म की कि ये काम कैसे करते हैं, तो इनके मैकेनिज्म की हम मेनली तीन स्टेप्स देख सकते हैं कि भाई तीन फॉर्म में काम करते हैं।
सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें कह सकते हैं कि सबसे पहले होगी लिगेंड एंट्री। लिगेंड एंट्री के बाद सेकंड चीज जो ये करते हैं वो होते हैं डीएनए बाइंडिंग, एंड थर्डली जो ये कर रहे होते हैं वो होता है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। तो इन तीन तरीके से या इन तीन स्टेप्स के अंदर हम इनके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि ये प्रॉपर हो कैसे रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहां पर कोई हमारा एक स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन। इस स्टीरॉयड हार्मोन का हमारे साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से ही एक रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होने के साथ ही ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस करके यहां पर आ जाएगा। जैसे ये इसके साथ आएगा, ये इस रिसेप्टर के साथ रिवर्सिबली बाइंड करेगा। इसको हम लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी नाम दे सकते हैं, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इसके आगे ही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर हमारा डीएनए मौजूद है। ये सीधा क्या करेगा, इसको हमारे डीएनए के साथ ले जाकर के अटैच करवा देगा। इसके बाद हमारा डीएनए बनाएगा आरएनए, मोर करेक्टली हम इसको कह सकते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा, और न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद राइबोसोम के साथ अटैच होने के बाद ट्रांसलेशन करके फाइनली